तो ये जो हमें अब ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी उसके हमें स्टेप्स देखने चाहिए क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन गाइड ही कहता है कि एज ए स्टेप 1 यू शुड कंडक्ट स्टैंडर्ड रिग्रेशन एनालिसिस ऑन द रॉ डेटा। जो रेजिडुअल प्लॉट्स पे हमने देखे थे वो आमतौर पे जब रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं उस वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है इनको to understand how good the model is. So step 2 is to construct a residual plot, and if the plot pattern is random, do not transform data. But if the plot pattern is not random, जैसे कि हमने अभी देखा कि बाज़ का तो कोई कुछ शेप बना रहा होगा, then what we need to do is we need to move forward and perform the transformation. We should move to step 3. In step 3 क्या कहता है? It says compute the coefficient of determination r square. अब ये एक नई चीज़ आ गई। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा r squared क्या होता है। इसको r squared पढ़ते हैं। Step 4 choose a transformation method. अभी इसको थोड़ी देर के लिए डेफर करते हैं डिस्कशन ऑन r squared को। हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रखा चूज़ किया जिसमें हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो भी शायद कुछ हम देख चुके हैं, कुछ हम डिटेल में भी देखेंगे। स्टेप 5 इज टू ट्रांसफॉर्म द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और बोथ, देन कंडक्ट रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग द ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स, एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर। एक मरतबा फिर कंप्यूट करना पड़ेगा जो कि हमने अब ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स के ज़रिए बने हुए मॉडल से कंप्यूट किया होगा। हमने इस वक्त तक 2 r स्क्वायर कंप्यूट किए हैं, एक स्टेप 3 में और एक स्टेप 7 में। इन 2 स्टेप्स में हमने r स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की है। अब अगला काम क्या होगा? अब हम कंपेयर करना है इन दोनों r स्क्वायर को। इफ़ द ट्रांसफॉर्म्ड r स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन द रॉ स्कोर ऑफ r स्क्वायर, जो कि स्टेप 3 में निकला था, द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज सक्सेसफुल। यानी आपने r स्क्वायर की ग्रेटर वैल्यू लेनी है, मतलब ये निकलता है इससे। अगर ऐसा नहीं है तो वी शुड ट्राई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसका मतलब है हम दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे और एक और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे स्टेप 4 की तरफ आके। इससे अभी तक हमें ये पता चला कि r स्क्वायर एक नई चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी, और दूसरा ये पता चला कि r स्क्वायर की हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए होती है। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। r स्क्वायर, इसको हम कोएफिशिएंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ये भी आमतौर पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू डिटर्मिन वेदर द मॉडल इज़ अ गुड मॉडल और नॉट, और इज़ अ बेसलाइन मॉडल वगैरह वगैरह। इट एक्चुअली इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज दैट इज़ प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये था स्टेटिस्टिक्स की टर्म्स में। थोड़ा सा आसान करेंगे इसको तो हम कहना चाह रहे हैं कि टोटल वेरिएशन इन y जो है ना, उसकी तरफ हम उसको वो हम देखना चाह रहे हैं एज डिस्क्राइब्ड बाय द लाइन, या जो भी हमारा लीनियर, जो हमारा रिग्रेशन का मॉडल है उसके तहत लीनियर रिग्रेशन का, तो वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ से कितनी अच्छी डिस्क्राइब हो रही है टोटल वेरिएशन इन y, ये देखना है हमने। तो वेरिएशन y कैसे निकाली जा सकती है? वो ज़रूरी बात है, अगर हम y का मीन ले लें, y इज़ आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, y का मीन इज़ y डैश, यहाँ पर y डैश रिप्रेजेंट किया गया है, और y का मतलब है ith इंस्टेंस पर जो y का लेवल है, जो भी वैल्यू थी, 0.3 थी, 0.7 थी, 1.7 थी, 719 थी, वट एवर दैट वैल्यू इज़। अब इसको हम अपने इसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और स्क्वायर कर रहे हैं, इस चीज़ को हम इवेंचुअली सम कर लेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स, ये एस सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल हमने y के लिए निकाल लिया, ये एक वैल्यू निकल आई। फिर सम ऑफ रेजिडुअल्स, रेजिडुअल्स हमने अभी देखा था क्या होता है। रेजिडुअल होता है एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, y हैड इज प्रेडिक्टेड वैल्यू है, yi इज एक्चुअल वैल्यू। तो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर लिया और तमाम को फॉर ईच एग्जांपल सम, फॉर ऑल एग्जांपल सम कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर n एग्जांपल्स होंगी तो ये दोनों समेशंस 1 से लेके n तक चलेंगी। अब हम कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस विच इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल इज़ रेजिडुअल ओवर टोटल, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स रेजिडुअल ओवर सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। और जो r स्क्वायर्ड होगा या कोएफिशिएंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होगी वो होगा 1 माइनस एस एस रेजिडुअल ओवर एस एस टोटल। ये हमारा एक्सप्रेशन है।
इस एक्सप्रेशन के जरिए हम आर स्क्वायर लेते हैं। इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं डायरेक्टली। इंटरप्रेट इस तरह से करना है कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 का मतलब है ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये 0 हो गया। और ये कब 0 हो रहा होगा, जब हम कह सकते हैं कि रेजिडुअल 0 है, यानी कि जो चीज़ एक्चुअल थी वही प्रेडिक्ट हो गई है। जो एक्चुअल और प्रेडिक्शन सेम होगी तो उसका मतलब है कि एस रेजिडुअल 0 हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई है। दिस इज़ द बेस्ट केस, दिस इज द बेस्ट मॉडल कि जो एक्चुअल वैल्यू है वही प्रेडिक्ट होती आ रही है। अब ये भी हो सकता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए। 0 कब आएगी, जब यही वाला जो फैक्टर है हमारा ये 1 आ जाएगा, है ना। या 0 के करीब कब आएगी, जब ये 1 को अप्रोच कर रहा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। अब 1 से बड़ा होगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो 0 या उससे बड़ी वैल्यू उसके करीब हो तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर जो है ये 1 से छोटा है और ये 1 के करीब है लेकिन वैल्यू। अगर आर स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 और ये वाला फैक्टर एस एस रेजिडुअल ओवर एस एस टोटल इज 0 इज 1, तो इसका मतलब है हमारा मॉडल ऑलवेज प्रेडिक्ट्स मीन ऑफ वाई। तो इस मॉडल को बेस लाइन मॉडल है, ये बस मीन प्रेडिक्ट करता है। मसलन यहाँ पर जो हमें तस्वीर नज़र आ रही है इसमें जो लेफ्ट साइड पर मॉडल है ये मीन प्रेडिक्ट कर रहा है, वाई डैश की लाइन है और वाई डैश की लाइन को मीन प्रेडिक्ट कर रहा है। ये मीन है हमारा मॉडल, हमेशा मीन ये वही लाइन को ही प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इन 4 पॉइंट्स के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मीन वाई लाइन है। तो इस केस में हमें नज़र आ रहे हैं ये हमें अपने एरर्स भी नज़र आ रहे हैं ऐसे। और दूसरी तरफ जो हमें लाइन नज़र आ रही है राइट साइड पर, राइट साइड वाली लाइन जो है वो बड़ा अच्छा फिट कर रही है इस डेटा को। अगर हम देखें तो ये एफ इज़ एक्चुअली वाई हैट, जब बड़ा अच्छा फिट कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर इस तरह की वैल्यू आएगी तो हमारे रेजिडुअल्स छोटे होंगे। ये ब्लू कलर में हमारे रेजिडुअल्स नज़र आ रहे हैं। रेजिडुअल्स बहुत छोटे होंगे, तो बहुत छोटे होंगे तो ये वैल्यू 1 के करीब लेकर जाएंगे हमारी। लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे रेजिडुअल्स काफ़ी बड़े हैं। ये पिंक या रेड में जो हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे रेजिडुअल्स हैं। ये रेजिडुअल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जो कि एवरेज प्रेडिक्ट करने वाली लाइन है, ये मीन प्रेडिक्ट करने वाली लाइन है। अब तीसरा केस आ गया जब आर स्क्वायर्ड जो है इट इज़ लेस देन 0। व्हेन आर स्क्वायर्ड इज़ लेस देन 0 इट एक्चुअली मीन्स कि हमारी प्रेडिक्शंस जो है ना वो इस वाई हैट वाली प्रेडिक्शन वाई डैश वाली प्रेडिक्शन से भी बुरी प्रेडिक्शंस, इससे बुरी प्रेडिक्शंस होंगी। इसका मतलब है हम बेस लाइन मॉडल से भी पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आर स्क्वायर्ड जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड की वैल्यूज से हमें पता चल सकता है अब हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल कितना अच्छा। लेट्स रिविजिट आवर ट्रांसफॉर्मेशन गाइड नाउ। हमें पता चल गया कि आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं और दूसरा हमें पता चल गया उसकी वैल्यू बड़ी चाहिए होती है। तो स्टेप 3 पर हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद अपने वंस अगेन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस वाला मॉडल बनाएंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स एज शोन इन एज टोल्ड इन स्टेप 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, विल वंस अगेन डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर और फिर इन दोनों स्कोर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि हम आर स्क्वायर के जरिए निकाल सकते हैं किसी मॉडल की परफॉर्मेंस या देख सकते हैं। As an exercise, I would ask you to calculate R squared value for this data. अब यहाँ पर हमें this is our model, coefficients जो कि पैरामीटर्स हैं थीटा के, थीटा पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं। अब इसको हम बड़े आराम से यहाँ पे पुट इन करके x1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 करेंगे तो हमारे पास कोई y हैट आ जाएगा या h ऑफ x आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस लेके हम रेजिडुअल्स ले सकते हैं और इस y का की एवरेज हम ज़ाहिर बात है उससे मीन निकाल सकते हैं। हम बड़े ही आराम से आर स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर वैल्यू निकालने के बाद आपका काम क्या है, यू हैव टू टेल हाउ गुड द मॉडल फिट्स द डेटा। यानी फिर आप देखेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के करीब है, 0 के करीब है या नेगेटिव वैल्यू। ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स देखते। एक तो कुछ दिन पहले हमने टाइटैनिक सर्वाइवर्स का डेटा देखा था, उसमें हमने देखा था एक फीचर था फेयर का, इन किराया कितना है।
और उसकी बेस पे हम चांस ऑफ सर्वाइवल निकालना चाह रहे थे। जब उस फीचर को प्लॉट किया तो उसकी स्क्यूनेस काफ़ी हाई है। यहाँ पर हमें कुछ आउटलायर्स भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल ये कहती है कि हम इस वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू, अगर हम लॉग ले लें इसका, तो हमारी जो स्क्यूनेस है वो डील हो जाएगी और जो टेल की तरफ काफ़ी सारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही थी उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। और अब इसकी बेस पे हम शायद यहाँ पे बिनिंग टाइप की चीज़ को कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 0 से लेके 2 तक या 2.5 तक में भी एक बिन बना दें, भी 2.5 से 3 तक एक बिन बना दें, 3 से ऑनवर्ड्स में भी 4 तक एक पिन बना दें सपोज, एंड 4 ऑनवर्ड्स फिर आगे पिन्स बना दें। तो इक्वल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लगता है मुझे इस तरह के पिन्स में शायद आ जाएँ। अगर मैं 2.5 के आसपास पिन बना रहा हूँ अब मैं शायद कोई एनालिसिस परफॉर्म कर सकूँ इस तरह के ग्रुप्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल बाय अ फंक्शन। तो यहाँ पे वेरिएबल था मेरा फेयर का और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद अ फंक्शन लॉग ऑफ फेयर। तो दिस इज व्हाट एसेंशियली ट्रांसफॉर्मेशन इज। Another example of transformation can be seen here। यहाँ पर एक बॉक्स प्लॉट है जिसमें सैलरीज ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ एट यूनिवर्सिटी हमें नज़र आ रही हैं। ये बॉक्स प्लॉट अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें राइट साइड पर कुछ क्या नज़र आ रहे हैं, कुछ आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू रिकॉल द बॉक्स प्लॉट, सो इस जैसे इसका ख़त्म होता है उसके बाद हमें आउटलायर्स नज़र आ रहे होते हैं। दिस इज़ स्क्यूड अगर हम ओवरऑल पूरे डेटा को देखें। अदरवाइज अगर हम बॉक्स के अंदर देखें तो वहाँ हमें स्क्यूड नज़र नहीं आ रहा, वो हमें बड़ा ही अच्छा किस्म का सिमेट्रिक सा नज़र आ रहा है, क्योंकि बीच में मीडियन है, उसके इर्द गिर्द 25% पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे बैच को देखें, पूरे डेटा को देखें तो हमें ये स्क्यूडनेस नज़र आती है, राइटली स्क्यूड डेटा नज़र आता है। जबकि हम सिर्फ बॉक्स के अंदर देखें तो हमें बड़ा वेल सिमेट्रिक डेटा नज़र आता है, वेल शेप डेटा नज़र आता है। तो हमारा फोकस अगर ये बॉक्स के अंदर वाली चीज़ों को स्टडी करना हुआ तो हम कहेंगे द शेप इज़ सिमेट्रिक, और उस शेप के तहत हम चलते रहेंगे, हमें शायद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई ना करनी पड़े। हाउएवर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरे डेटा को देखना था तो फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इससे हमें नज़र क्या आ रहा था, इस तरह के डेटा से हमें लग रहा था कि देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे फ्यू चांसेस या फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे वेरी हाई सैलरी मिल सकती है। ये इंटरप्रिटेशन की जा सकती थी ओवरऑल पूरे डेटा को देखकर। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू समथिंग, अभी सपोज हम वो लॉग टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के आउटलायर्स को डील करने के लिए। तो अब हमें नज़र ये आ रहा है कि ये डेटा ओवरऑल बड़ा सिमेट्रिक सा लग रहा है। जो ट्रांसफॉर्म डेटा है इसमें आउटलायर्स देखें काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं पहले की निस्बत में, लेकिन अब जो विद इन बॉक्स है अब वो सिमेट्री हमें नज़र नहीं आ रही है। तो पहले हम देख रहे थे तो हमें बॉक्स में सिमेट्री नज़र आ रही थी, बाहर नज़र नहीं आ रही थी, अब हमें बाहर नज़र आ रही है, बॉक्स में नज़र नहीं आ रही। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा पूरे के पूरे बैच ऑफ डेटा के ऊपर सिमेट्री अचीव कर लें। यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन तरह की चीज़ें जो है ना वो यूज़फुल होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि वो बेसिकली है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी कुछ देर पहले भी बात की थी, इट इज़ नथिंग मोर देन रिप्लेसमेंट ऑफ अ वेरिएबल बाय अ फंक्शन। जैसे कुछ देर पहले हमने फेयर के फंक्शन को लॉग ऑफ फेयर से रिप्लेस कर दिया था। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वी एक्चुअली वांट टू अचीव लीनियरिटी। अगर हमारे रिलेशनशिप बिटवीन the two variables which are dependent and independent variables, it is non-linear relationship, तो हम उस linearity अचीव करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। जो मुख्तलिफ तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं उनमें पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, स्क्वायर रूट फंक्शन। दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स से कि ये नज़र आ रही हैं हमें, ये हमें नज़र आ रही है एग्जांपल्स। रेसिप्रोकल फंक्शन भी है, स्क्वायर रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो जिस तरह की नॉन लीनियर रिलेशनशिप नज़र आ रही होगी उसके हिसाब से हम अपनी वेरिएबल को इस खास फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे।
मिसाल के तौर पर एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, सॉरी एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप है, एंड दिस रिलेशनशिप सीम्स टू बी एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, ये हमें ग्रोथ की नज़र आ रही है इस तरह से। तो हम ट्रांसफॉर्म कर दें एक वेरिएबल को, दैट इज़ एक्स, तो एक्स की पावर ई कर दिया। जब ये किया तो हमारा जो एक्स वाई रिलेशनशिप है वो अब इस तरह का नज़र आना शुरू हो गया। नोटिस दैट यहाँ पर हमने वाई को वही रखा हुआ है, एक्स हमारा जो है उसका स्केल बदल गया। एक्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमारा इसके साथ लीनियर रिलेशनशिप आ गया। तो अब हम लीनियर तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, इस वेरिएबल को लेके चल रहे हैं। दूसरी पावर फंक्शन, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसमें इस एग्जांपल में हम जो दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो ये कि पावर फंक्शन क्या है, वो तो y = 3x²। फॉर एग्जांपल ये मेरा रिलेशनशिप था x और y के बीच में, तो y = 3x²। बाज़ का क्या होता है कि हमें एक की बजाय दोनों वेरिएबल्स, इनमें से एक y जो रिस्पांस वेरिएबल है और x जो कि प्रेडिक्टर है, इन दोनों को ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। फिर हम अपने रिलेशनशिप को भी, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम ट्रांसफॉर्म्ड रिलेशनशिप की शक्ल में देखते हैं। सपोज y = 3x² था, तो हम वही लॉग के रूल्स लगाने के बाद हम अगर चलते जाएं तो वी कैन से दैट रिलेशनशिप एक्चुअली इज log y = log 3 + 2 log x, और उस रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो वो हमें नज़र ये आ रहा है। नाउ दिस रिलेशनशिप इज लीनियर रिलेशनशिप। तो हम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, जिनमें से प्रेडिक्टर वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वाले भी हो सकते हैं, और हमारा रिस्पांस वेरिएबल यानी कि जो प्रेडिक्टेड है, जो क्लास लेवल जिसको कह रहे होते हैं, जो सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम कह रहे होते हैं, तो वो भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनका रिलेशनशिप अलग से देखा जा सकता है।